गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाज़ीवाद तथा हिटलर का उदय। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि नाज़ी कौन थे, एडोल्फ हिटलर कौन थे, नाज़ीवाद के उदय के क्या कारण थे और नाज़ी की विचारधारा क्या थी। इनके नेतृत्व में तीसरे साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 30 जनवरी 1933 के दिन एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को नष्ट करना शुरू किया इन्होंने। वास्तव में एडोल्फ हिटलर सत्ता में लोकतंत्र की प्रक्रिया से ही आए थे और उन्होंने स्वयं ही इसका खंडन करना शुरू कर दिया। नाज़ी ने तानाशाही की स्थापना की थी। जर्मनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। 11 वर्ष से अधिक जर्मन पर शासन किया। इनका जन्म वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 1932 में एडोल्फ ने वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। इनके पिता ऑस्ट्रिया के सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी थे। इनके पिता चाहते थे कि हिटलर भी उनकी तरह ही एक सरकारी अधिकारी बने। हिटलर की फाइन आर्ट में काफ़ी रुचि थी। उनका अलग अलग कला विज्ञान में काफ़ी ध्यान था। ऑस्ट्रिया हंगरी के जर्मन भाषी लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन ये किया करते थे। 1912 में वे जब जर्मनी गए, वे कट्टर यहूदी विरोधी बन गए, यानी कि वो यहूदियों के बिल्कुल विरोध में थे, उनके पक्ष में नहीं थे। वे साम्यवाद के भी विरोधी थे। 1912 में जर्मनी में म्यूनिख में वो रहने लगे। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो वे सेना में शामिल हो गए। वे युद्ध में बड़ी वीरता से लड़े। पदोन्नति सेना में बाद में उन्हें उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया। उन्हें सेना में कॉर्पोरल का पद मिला। उन्हें आयरन काल नामक पुरस्कार से भी नवाजा गया। जर्मनी के युद्ध में आत्मसमर्पण के समाचार से उन्हें बहुत धक्का लगा। जर्मनी के युद्ध में पराजय का कारण हिटलर साम्यवादी विचारधारा और यहूदियों की गलत नीतियों को ठहराते हैं। इसके बाद हिटलर वापस म्यूनिख चले गए। वहां इन्होंने समाचार ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी का पदभार संभाला। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की मीटिंग की और उन्हें यहाँ का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने सेना से भी त्यागपत्र दे दिया। तब इस समय इस पार्टी में केवल 6 सदस्य हुआ करते थे और हिटलर को 7वें सदस्य के रूप में यहाँ पर नियुक्त कर लिया गया। जब हिटलर इस पार्टी में शामिल हो गए तो उन्होंने वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नाज़ी पार्टी रख दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने इस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत होती है नाज़ीवाद या हिटलर के उदय की। इसके साथ ही उन्होंने वाइमर गणराज्य की स्थापना भी की। तो वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? जर्मनी साम्राज्य की प्राजय तथा शासक के पदच्युत होने के कारण संसदीय दलों को नई जर्मन नीति बनाने का अवसर मिल गया। राष्ट्रीय असेंबली की वाइमर में सभा हुई और संघीय ढांचे के साथ एक प्रजातांत्रिक संविधान स्थापित किया गया। जर्मन संसद अब डिप्टी चुनने लगे, जिनका चुनाव समान और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होता था, जिनमें महिलाएं भी शामिल हुआ करती थी। इस गणराज्य को हालांकि अपने ही लोगों की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि ये शर्तें जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार के अंत में विवशता से मनवाई गई थी। वाइमर गणराज्य के कुछ दोष थे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण एक के बाद एक सभी दलों को बहुमत मिलना असंभव हो गया और गठबंधन सरकार विवशता बन गई। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आपात स्थिति घोषित करने की शक्तियां दे दी गई, जिनके कारण सामाजिक अधिकार और शासन का अंत हो गया। अनुच्छेद 48 के उन्मुक्त उपयोग के कारण वाइमर गणराज्य ने 239 दिन के औसत शासनकाल के साथ साथ लगभग 20 अलग अलग मंत्रिमंडल देख लिए थे। अभी भी यह संकट टला नहीं था। लोगों का लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में विश्वास खो चुका था, जिसका अब कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये अब आगे हम जानेंगे कि नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के कारण क्या क्या थे।
नाज़ी पार्टी वह पार्टी थी जो जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से मजदूरों के समूह से निकली थी। हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली थी। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था, यानी कि पूरा का पूरा ओवरऑल जो कंट्रोल था वो हिटलर का हो गया था और उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया था। अब थी क्रांति के सबसे प्रमुख कारण क्या क्या थे। सबसे पहला प्रमुख कारण था वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित हुई एक शक्ति संधि जिसके अंतर्गत जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें थोपी गई। ये जर्मनी पर जबरदस्ती लादी गई संधि थी। ये संधि इतनी कठोर थी, इसने जर्मनी की सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विनाश कर दिया था। इससे प्रादेशिक क्षतिपूर्ति हुई। इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए जर्मन वासियों पर जबरदस्ती आरोप लगा दिए गए थे। इससे उनमें घृणा की भावना उत्पन्न हुई और प्रतिशोध की भावना जन्म लेने लगी। दूसरा जो कारण था वो हिटलर की लोकप्रियता तथा आकर्षक व्यक्तित्व था। हिटलर लोगों में लोकप्रिय हो गया था, इसका कारण उसका आकर्षक व्यक्तित्व था। लोग उसे मसीहा के रूप में देखने लगे थे, यानी कि जब वो सभा के अंदर बोलता था तो लोग उसकी वाक्यों को बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व ही उसे आगे की ओर ले गया। नेक्स्ट कारण, हिटलर और नाज़ी पार्टी के कार्यक्रम। हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी के कार्य जो देश के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप थे, इसलिए वो लोगों में और अधिक लोकप्रिय हो गया। जर्मन जाति, इस पार्टी ने जर्मन की जाति और लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिससे वहां पर नाज़ीवाद का उदय हुआ। साम्यवादी दल प्रचार का विरोध, हिटलर और उसकी पार्टी में शामिल लोगों ने साम्यवादी दल प्रचार का विरोध किया। यहूदियों को पसंद न करना, हिटलर और आम जनता यहूदियों का विरोध करते थे क्योंकि वे आम जनता का शोषण करते थे। नाज़ी पार्टी, हिटलर को सेना तथा नौकरशाही दोनों का ही समर्थन मिला, जिससे वो लोगों के अंदर और अधिक लोकप्रिय हो गया और बाद में वह तानाशाह हो गया। वाइमर गणराज्य के प्रति असंतोष, ये भी एक प्रमुख कारण था। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास की भावना दिखने लगी, जिससे उनमें वाइमर गणराज्य के प्रति असंतोष हो गया। वो तानाशाह के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक संकट। आर्थिक मंदी के कारण भी जो है नाज़ी पार्टी और तानाशाह यानी कि हिटलर का उदय हुआ। नेक्स्ट है नाज़ी पार्टी और नाज़ीवाद की विचारधारा। इन्होंने राज्य के गौरव पर बल दिया, व्यक्तियों को राज्य के प्रति उत्तरदायित्व ठहराया। भौतिकतावाद की इन्होंने निंदा की। इन्होंने युद्ध को वरीयता दी, यानी कि युद्ध को ज्यादा मान्यता प्रदान करते थे। इन्होंने युद्ध को सर्वोच्च एवं साध्य माना। शक्तिशाली की ही विजय होती है, इनका ये मानना था। असमानता की बात पर भी जोर दिया इन्होंने। लोकतंत्र के विरोधी थे ये। हिटलर ने कहा कि लोकतंत्र मूर्खों, पागलों एवं कायरों का व्यवसाय है। वास्तव में हिटलर जो था वैसे लोकतंत्र की भावना से ही आगे आया था, लेकिन बाद में उसने अपने आप को तानाशाह के रूप में नियुक्त कर लिया। वो यहूदी विरोधी थे और साम्यवादी विरोधी भी।